वीर की गाथा है जिसकी मौत के बाद से हमारा देश भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा और 750 साल बाद 1947 में हमें आजादी दोबारा मिली। मूवी की शुरुआत में हमें 1192 के समय का अफगानिस्तान के शहर गजनी को दिखाया जाता है, जिसके दरबार में हम सुल्तान गौरी के साथ साथ अफगानिस्तान की अवाम को भी देखते हैं। फिर अवाम के शोर के शांत होने पर जंजीरों में लिपटे हुए पृथ्वीराज चौहान मैदान में आते हैं, साथ ही उनके सैनिक भी वहाँ पर बंदी बने हुए थे। और वही अवाम के बीच में हम पृथ्वीराज के परम मित्र और कवि चंद्रवरदाई को भी देखते हैं, जो कि पृथ्वीराज का स्वागत उनके पराक्रम की जय जयकार करते हुए कर रहा था। सुल्तान मोहम्मद गौरी का सैनिक पृथ्वीराज चौहान को अपना सर सुल्तान गौरी के आगे झुकाने के लिए बोलता है, और अगर उसने ऐसा किया तो सुल्तान गौरी उसकी और उसके साथियों की जान को बख्श देंगे। लेकिन पृथ्वीराज सिर और ऊपर कर लेता है और हम देख पाते हैं कि पृथ्वीराज की आंखें ही नहीं थी, उनकी आंखें तो पहले ही निकाल ली गई थी। यहाँ पृथ्वीराज की हिम्मत को देखते हुए वो सैनिक उन्हें एक हथियार देते हुए बोलता है कि अगर उसने अपनी वीरता सबके सामने साबित की तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। और पृथ्वीराज वो हथियार उठाकर चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। वही अब सीन पृथ्वीराज के बचपन में शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपने काका कान्हा के साथ में बैठे हुए थे और उन्हें आसमान से बारिश की एक बूंद गिरने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ आप लोग समझ ही गए होंगे कि पृथ्वीराज के पास सिक्स सेंस बचपन से ही था, जिसमें वो छोटी से छोटी आवाज को भी महसूस कर लेते थे। फिर वापस से सीन मैदान में आता है और जहाँ उनका सामना शेरों से होता है, लेकिन आंखें ना होने के बावजूद भी पृथ्वीराज एक एक करके सुल्तान गौरी के 3 शेरों को मार डालता है, जहाँ उसमें उसकी हेल्प उनका मित्र चंद्रवरदाई भी करता है। शेरों को मारने के बाद पृथ्वीराज चौहान सुल्तान के योद्धाओं को चुनौती देते हैं कि अगर वो जीत गए तो वो उन्हें और उनके साथी को हिंदुस्तान वापस जाने देंगे। यही बोलकर पृथ्वीराज वहीं बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और पास्ट में जाता है, जहां हमें सबसे पहले पृथ्वीराज के प्यार यानी संयोगिता को दिखाया जाता है, जो कि कन्नौज राज की राजकुमारी है। पृथ्वीराज को संयोगिता ने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन प्रेम पत्र के जरिए दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। वहीं हम चंद्रवरदाई को देखते हैं और ये पता चलता है कि वो एक ज्योतिष भी है और उनके मुताबिक संकट आने ही वाला है। फिर पृथ्वीराज को पता चलता है कि सुल्तान गौरी के भाई वीर हुसैन का दूत उनसे मिलने के लिए आया है। वहीं दरबार में आने के बाद दूत पृथ्वीराज को बताता है कि वीर हुसैन अपने भाई की दासी को लेकर भाग गए हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन सुल्तान गौरी को ये मंजूर नहीं है कि उनका भाई किसी नाचने गाने वाली से शादी करे। पृथ्वीराज चौहान दूत को भेजकर अपने दरबार के वीर सिपाहियों की राय मांगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि काका ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और वो बोलते हैं कि हम अफगानी सुल्तानों की मदद क्यों करें, क्योंकि उन्होंने तो हमारे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। लेकिन पृथ्वीराज सबको अपना हिंदू धर्म याद दिलाते हैं और समझाते हैं कि उनके द्वार पर कोई औरत के हक के लिए मदद मांगने आए तो वो उसकी मदद जरूर करेंगे, चाहे उसमें उनकी जान ही क्यों न चली जाए, क्योंकि वो सिर्फ धर्म के लिए ही जीते हैं और धर्म के लिए ही मरेंगे। फिर पृथ्वीराज अपने 10 वीरों को लेकर वीर हुसैन को हिंदुस्तान में लाने जाते हैं और ये खबर सुल्तान गौरी को भी मिल जाती है कि उनके भाई को पृथ्वीराज ने शरण दी है। फिर गौरी का दूत पृथ्वीराज के दरबार में आता है और उनका भाई वापस मांगता है, और अगर उन्होंने वीर हुसैन को नहीं लौटाया तो वो लोग युद्ध करेंगे, जहां पृथ्वीराज भी युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करते हैं, क्योंकि पहले बात सिर्फ एक औरत की मर्यादा की थी, लेकिन अब बात उनकी मातृभूमि की भी है। रात के टाइम हम काका और बाकी के वीर योद्धाओं को जश्न मनाते हुए देखते हैं, क्योंकि काका सिर्फ अपनी आँख की पट्टी सिर्फ युद्ध करते टाइम और स्त्री से प्रेम करते वक्त उतार सकते हैं, क्योंकि भरे दरबार में एक बार काका ने पृथ्वीराज के सामने ही दूसरे राजा के दूत को मार दिया था। यहाँ ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो दूत पृथ्वीराज के सामने अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। फिर उसके बाद पृथ्वीराज ने उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का हुक्म दे दिया था। यहाँ एक और बात पता चलती है कि काका की पत्नी का देहांत तो काफी सालों पहले ही हो गया था और इसलिए काका केवल युद्ध के टाइम पे ही खुश होते हैं। फिर वहाँ पृथ्वीराज आकर काका को आंखों से पट्टी हटाने के लिए बोलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम युद्ध के मैदान में सुल्तान गौरी की सेना के आगे पृथ्वीराज के वीरों की सेना को देखते हैं,
मोहम्मद गौरी के सेना की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, पर पृथ्वीराज को पता था कि युद्ध सेना से नहीं बल्कि योजना से जीती जाती है। जहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है। अपनी योजना पर अमल करके पृथ्वीराज गौरी को पकड़ लेते हैं, लेकिन युद्ध में गौरी का भाई वीर हुसैन मारा जाता है। रात में हम पृथ्वीराज को वीर हुसैन के शव के पास देखते हैं, जो कि वीर हुसैन को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ चंद्रबरदाई सुल्तान गौरी से मिलने कारखाने में जाते हैं, जहां वो गौरी से उनकी जरूरतों के बारे में पूछते हैं। तो गौरी उससे मौत की मांग करता है, क्योंकि युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई थी। लेकिन चंद्रबरदाई गुलाम सुल्तान गौरी को बताता है कि पृथ्वीराज की जीत शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि शत्रु से हारने के बाद उस शत्रु को मारने में है। सुल्तान को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन दरबार में हम दरबारियों के साथ में सुल्तान गौरी को भी अपनी मौत की मांग पृथ्वीराज से करते हुए देखते हैं, लेकिन पृथ्वीराज गौरी को जिंदा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि गौरी के मरने के बाद और भी अफगानी सुल्तान हिंदुस्तान की ओर बढ़ेंगे। यहाँ सारे सुल्तानों में अपने नाम का खौफ बनाए रखने के लिए ही पृथ्वीराज ने गौरी को जिंदा छोड़ा था। फिर वहीं हम कन्नौज के राजा जयचंद को देखते हैं, जो सहयोगिता और अपने घर वालों के साथ में देवी माँ को जानवर की बलि दे रहे थे कि तभी उनका गुप्तचर वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि उनके नाना ने दिल्ली की गद्दी पृथ्वीराज को दे दी है। जयचंद राग बबूला होकर दिल्ली अपने नाना जी के पास जाकर खुद को पृथ्वीराज से ज्यादा योग्य बताता है, लेकिन उसके नाना जी कहते हैं कि जो अपने शत्रु को भी दूसरा मौका दे, उससे ज्यादा वीर कोई और नहीं हो सकता। जहां जयचंद उन्हें युद्ध की धमकी देकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे पृथ्वीराज का दिल्ली में राज्याभिषेक होता है, जिसके बाद उनसे मिलने जयचंद का भाई एक संदेश लेकर पहुंचता है। काका को इस संदेश में युद्ध की सुगंध आ रही थी और वो अपनी पट्टी दोबारा से उतारने के लिए उत्सुक थे। जयचंद का भाई उन्हें बताता है कि उनका राजा राज्य सूर्य यज्ञ करने वाला है, और बात करें इस यज्ञ की तो इस यज्ञ को वो राजा करवाता है जो अपने राज्य की सीमा बढ़ाना चाहता है। मतलब जो भी आसपास का राजा यज्ञ का नियंत्रण स्वीकार करेगा, वो खुद ब खुद जयचंद के राज्य का हिस्सा बन जाएगा। जयचंद ने पृथ्वीराज को इस यज्ञ का निमंत्रण इसलिए ही भेजा था ताकि पृथ्वीराज इस निमंत्रण को अपनाए और आधी दिल्ली उसे दे दे। लेकिन काका और सभी योद्धा के साथ पृथ्वीराज यज्ञ में जाने के निमंत्रण को मना कर देता है और युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। फिर जब पृथ्वीराज यज्ञ में नहीं आते हैं तो जयचंद पृथ्वीराज की एक सोने की मूर्ति को बनाकर द्वारपाल की जगह पर खड़ा कर देता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यज्ञ में अगर पृथ्वीराज की मूर्ति रहेगी तो युद्ध यज्ञ होने के बाद ही लड़ा जाएगा, नहीं तो उन्हें यज्ञ से पहले ही युद्ध को लड़ना होगा। शायद वो अगर पहले लड़ते तो यज्ञ के लिए वो जिंदा ही ना बचते। जयचंद ने यज्ञ में सहयोगिता के स्वयंवर की भी घोषणा कर दी थी ताकि वो अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत कर सके। लेकिन जब सहयोगिता को ये बात पता चलती है कि पृथ्वीराज की मूर्ति को द्वारपाल के रूप में खड़ा किया गया है, तो वो अपने फादर के पास जाकर उन्हें बता देती है कि वो सिर्फ पृथ्वीराज से ही शादी करेगी। और ये सुनकर जयचंद का पारा और ज्यादा चढ़ जाता है, लेकिन उन्हें सहयोगिता की शांत करवा देती है कि वो सहयोगिता को बाद में समझा देगी। दूसरी तरफ पृथ्वीराज के साथ उनके सभी योद्धाओं को ये बात पता चल जाती है कि जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाई है और उसे द्वारपाल की जगह पर खड़ा कर दिया है, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। रात में सहयोगिता की माँ से समझाने आती है तो वो उल्टा सहयोगिता ही उन्हें समझाने लग जाती है कि वो अपनी पसंद से ही शादी करेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे अपनी मौत मंजूर होगी। नेक्स्ट डे स्वयंवर में सहयोगिता सभी के सामने पृथ्वीराज को अपना पति घोषित करती है और जयचंद्र कुछ करे उससे पहले ही सहयोगिता पृथ्वीराज की मूर्ति पर जाकर वरमाला डाल देती है। जयचंद सहयोगिता को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर पृथ्वीराज अपने योद्धाओं के साथ में आ जाते हैं और सहयोगिता के साथ उनकी दासियों को भी अपने साथ में ले जाते हैं, क्योंकि सहयोगिता की दासियां पृथ्वीराज के योद्धाओं से प्रेम करती थी। जयचंद इस अपमान का बदला लेने के लिए अपनी सेना को तैयार करता है, लेकिन जयचंद के पिता उसे ये बोलकर मना कर देते हैं कि युद्ध मैदान में लड़ना, ना कि गलियों में
और वैसे भी अभी उनकी बेटी पृथ्वीराज के साथ में है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज और संयोगिता ने पहली बार एक दूसरे को देखा था तो दोनों रात में प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं और सुबह में संयोगिता को सम्मान के साथ में रानी बनाया जाता है। दरबार में चौहानों के बुजुर्ग आकर पृथ्वीराज को संयोगिता को वापस उसके घर भेजने के लिए बोलते हैं ताकि दोबारा से राजा जयचंद से वो बात करे और पूरी विधि विधान के साथ में वो बारात वहाँ पर लेकर जाए, क्योंकि अगर उनका राजा ही रानी को भगा कर लाया है तो आम जनता भी उनकी लड़कियों को भगा कर ले जाने लगेगी, जिससे कि उनकी मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन संयोगिता उन्हें बताती है कि वो पृथ्वीराज के साथ में वहाँ पर भाग कर नहीं आई है, बल्कि उसने अपने माता पिता और जनता के सामने पृथ्वीराज को अपना पति स्वीकार किया था। दोनों का विवाह अजमेर में ही होता है और जब वो अपनी कुल देवी के मंदिर में प्रार्थना के लिए गए थे तब जयचंद अपने सैनिकों के साथ में अजमेर की सीमा यानी कि गौड़पुर के किले पर कब्जा कर लेता है। तब काका और बाकी के योद्धा गौड़पुर के किले को दोबारा हासिल करने के लिए जाते हैं, वो भी बिना पृथ्वीराज को बताए। गौड़पुर के किले को तो वो लोग जीत जाते हैं, लेकिन इसमें काका के साथ 64 वीर योद्धा भी मारे जाते हैं, 64 यानी कि 64। नेक्स्ट डे हम पृथ्वीराज के राज्य के सभी औरतों और आदमियों को वीरों के शोक सभा में देखते हैं, जहाँ कुछ औरतें संयोगिता को उन सभी लोगों की मौत की वजह मान रही थी। लेकिन फिर वहीं पर खड़ा हुआ एक योद्धा पृथ्वीराज को काका की अंतिम इच्छा बताता है कि उनके इस बलिदान पर वो आंसू नहीं बल्कि जश्न मनाए। तभी वहाँ पर 64 वीरों के पुल गोल नगाड़े और गुलाल उड़ाते हुए पृथ्वीराज के पास आकर बोलते हैं कि वो अपने पिता के वीरता पर रोना नहीं चाहते हैं बल्कि जश्न मनाना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जयचंद को एक सौदागर के साथ में देखते हैं और उस सौदागर के जरिए जयचंद सुल्तान गौरी के पास दोस्ती का संदेश भेजता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज संयोगिता के साथ में दरबार में आते हैं, क्योंकि संयोगिता का भी उनके राज्य पर उतना ही हक था जितना कि पृथ्वीराज का था। लेकिन उस जमाने में लोग स्त्री को राज दरबार में नहीं आने देते थे, तो इस बात से वहाँ पर एक और बुढ़ऊ नाराज हो जाते हैं। साथ ही वो पृथ्वीराज के सामने आकर रानी को दरबार में लाने के लिए उनका विरोध भी करने लग जाते हैं, जिस पर रानी संयोगिता दोबारा से उन बुढ़ऊ को जवाब देती है, जहाँ वो ये कहती है कि उनका धर्म औरतों के हक को मार रहा है, क्योंकि दरबार में एक भी औरत नहीं थी। इसका साफ यही मतलब है कि सभी औरतें सुखी हैं या फिर उनमें से किसी को भी औरतों का दुख दिखता ही नहीं है। रानी की सारी बातें सुनकर सभी योद्धा और दरबारी रानी की साइड में हो जाते हैं और उन्हें सम्मान के साथ में सिंहासन पर बैठाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो सौदागर भी सुल्तान गौरी के पास में पहुंच गया था और जहां वो उन्हें पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए बोलता है। शायद इस बार वो युद्ध को जीत जाएगा, क्योंकि अब उसका हिंदुस्तान में एक दोस्त भी है। लेकिन जयचंद की सिर्फ एक ही शर्त कि युद्ध के बाद गौरी पृथ्वीराज चौहान को जयचंद को सौंप देगा और उसके बदले में वो जो भी चाहे उससे उसकी कीमत मांग सकता है। जहाँ बहुत सोचने समझने के बाद फाइनली मोहम्मद गौरी भी इस ऑफर को मान लेता है। सीन शिफ्ट होता है और युद्ध का माहौल दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि सुल्तान गौरी इस युद्ध से परेशान है, क्योंकि ये युद्ध काफी दिनों से चल रहा था और उसने अब तक अपने बहुत सारे सैनिकों को भी खो दिया था। यहाँ मोहम्मद गौरी को भी समझ में आ जाता है कि युद्ध के मैदान में वो पृथ्वीराज चौहान को हरा ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। तो इसलिए मोहम्मद गौरी बड़ी ही चालाकी के साथ में एक षड्यंत्र रचता है और चुपके से रात में पृथ्वीराज चौहान के तंबू पर हमला कर देता है और सभी योद्धाओं को पकड़कर पृथ्वीराज को भी बंदी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान के पकड़े जाने के बाद संयोगिता के साथ बाकी योद्धाओं की पत्नियों को भी पता चल जाती है, जहां वो अपनी योद्धाओं की पत्नियां बनकर बहुत ही वीरता के साथ में सती करके खुद की जान दे देती हैं। और वहीं हम जयचंद को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने उसका सौदा तोड़ा था। साथ ही वो पृथ्वीराज चौहान को उसे देने के लिए तैयार नहीं था। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने दरबार और अवाम के बीच में एक सूली पर टंगवा कर उन्हें उनका सिर अपने सामने झुकाने के लिए बोलता है। लेकिन गौरी की कायरता के बारे में पृथ्वीराज चौहान उसकी अवाम को बताने लग जाते हैं कि उनका सुल्तान कायर है, जिसने सोते हुए सैनिकों पर हमला किया है, जिसके जवाब में गौरी पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकलवा लेता है। रात के टाइम गौरी कैद खाने में चंद्रप्रदाई से मिलने के लिए जाता है, जहाँ चंद्रप्रदाई उसे वापस से वही बोलता है कि पृथ्वीराज की जीत तभी है जब वो अपने शत्रु से हारे और इसके बाद अपने शत्रु को मारे।
ये सुनकर गौरी सबके सामने ये शर्त रखता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान को अपनी वीरता पर इतना ही भरोसा और घमंड है तो उसकी चुनौतियों को पार करे और अपने साथ अपने सिपाहियों की जान बचाकर हिंदुस्तान वापस लौट जाए। बात का सीन तो हम लोग जानते ही हैं कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने उन 3 शेरों को मार दिया था। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का इलाज एक हकीम कर रहा होता है क्योंकि वो शेरों से लड़ते हुए बेहोश हो गए थे और होश में आने के बाद नेक्स्ट डे वो चुनौती के लिए भी तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम पृथ्वीराज को मैदान में देखते हैं जहाँ पर अफगानी अवाम पृथ्वीराज की वीरता को देखने के बाद उनके ही नारे लगाने लग जाती है। वही उन्हें 7 तीर दिए जाते हैं और उससे लड़ने सुल्तान गौरी के 7 सैनिक आएंगे। जहाँ अगर पृथ्वीराज ने उन 7 में से किसी एक को भी मार दिया तो वो ये शर्त जीत जाएंगे और उनके साथियों के साथ वापस से हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक तीर को छोड़कर सारे तीरों को तोड़ देते हैं और सुल्तान गौरी को चुनौती देते हैं कि अगर उसने उन्हें मार दिया तो वो समझेंगे कि गौरी भी एक वीर सुल्तान है। यहाँ मोहम्मद गौरी को एक अवसर दिखाई देता है कि अगर उसने पृथ्वीराज को अपनी अवाम के सामने मार दिया तो उसकी इज्जत वापस से आ जाएगी। जहाँ वो इस चुनौती को कबूल करके पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए मैदान में जाता है और बड़ी ही चालाकी से वो अपने 6 सेंस का इस्तेमाल करके पृथ्वीराज गौरी की गर्दन में तीर मारकर उसे मार डालते हैं। यहाँ चंद्रवरदाई भी मैदान में जाकर पृथ्वीराज से गले मिलता है और सुल्तान गौरी के सैनिक दोनों को तीर से छलनी करके मार देते हैं और वहीं अब बाकी के योद्धाओं को आजाद कर दिया जाता है जो कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई के शव को वापस से हिंदुस्तान में लेकर लौट आते हैं। दोस्तों यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है और इस मूवी की एंडिंग वैसी नहीं हुई है जैसे हमने किताबों में पढ़ी है। यहाँ पर चंद्रवरदाई की एक बहुत फेमस कविता है जो कि इतिहास में मशहूर है। 4 बाण से 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मत चूको चौहान। यही वो कविता है दोस्तों जिसके बारे में चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सिंहासन के बारे में संकेत दिए थे और फिर पृथ्वीराज ने गौरी को तीर मारकर उनकी जान भी ले ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आप सबको ये मूवी थिएटर में जाकर जरूर देखनी चाहिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान सिर्फ हमारे देश की मिट्टी के लिए ही नहीं लड़े थे बल्कि वो औरतों के सम्मान के लिए, अपने धर्म के लिए और साथ ही अपने प्यार के लिए